नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी और बेहतर चल रही होगी। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे भावी शिक्षक बैच के प्रैक्टिस सेट, जिसमें एसएसटी के बारे में हम आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। एसएसटी से जो बनने वाले दमदार क्वेश्चंस है, यहाँ आपकी प्रैक्टिस आपको डेली कराई जा रही है। तो सभी भावी शिक्षकगण से मेरा अनुरोध है कि कृपया एक बार सेशन को ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है उन सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आप बराबर क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलिए। जितने भी भावी शिक्षकगण है, ठीक है, एक बार इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेट का जो एग्जाम हुआ था आपका, यूपी टेट का, उसका रिजल्ट बहुत जल्द आप सभी के समक्ष आने वाला है। और उसके बाद आपके पास आएगी सुपर टेट की वैकेंसी। बात कर ले अगर हम सुपर टेट की, तो सुपर टेट की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं और वो सुपर टेट की तैयारी एक बेहतरीन मार्गदर्शन में, एक बेहतरीन टीम के माध्यम से करना चाहते हैं, तो टीचर्स एकेडमी आपके लिए लेकर आया है सुपर टेट का भावी शिक्षक बैच। हालांकि साथियों, आप सभी जानते होंगे कि इसके पहले भी हमारे यहाँ 20 जुलाई से बैच प्रारंभ हो चुका था, पर किन्हीं कारणवश जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो हमारे अगर नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नया बैच है जो आपका 10 अगस्त से प्रारंभ होने वाला है। ये कक्षाएं आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेंगी। और इसके साथ साथ एक विशेष जानकारी मैं आप लोग को और देना चाहती हूँ कि जो भी भावी शिक्षकगण या जो भी प्रतियोगी हैं सुपर टेट के लिए प्रयासरत है, निरंतर अध्ययनरत है, उनके लिए की सूचना ये भी है कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी संस्थान से हो, अगर आप वो तैयारी कर चुके हैं और देखिए तैयारी के बाद अपना मूल्यांकन करना बेहद आवश्यक होता है, तो मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे सही तरीका होता है वो है आपका टेस्ट देना। तो अगर आप टेस्ट देने के इच्छुक हैं, और ऑफलाइन, मुझे लगता है ऑफलाइन से बेटर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप जाते हैं तो एग्जाम हॉल के प्रेशर को मेंटेन करना आप सीखते हैं। क्लियर है? तो अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में प्रत्येक रविवार परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप ऑफलाइन टेस्ट कराया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूर्णतः निःशुल्क है। आप किसी भी संस्थान से पढ़कर आए हो तो आप इस पूर्णतः निःशुल्क बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए टेस्ट दीजिए, और इसमें आपको आपकी ओएमआर शीट भी दी जाएगी, और साथ साथ इसमें आपको क्या दिया जाएगा, आपकी रैंक भी बताई जाएगी। तो बेहतर मूल्यांकन के लिए आज ही ज्वाइन करिए टीचर्स एकेडमी को। पता है हमारा ऑफलाइन का बालसन चौराहा सेंट एंथनी स्कूल के सामने, प्रयागराज। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर आप सभी के समक्ष है 9628959237 या 8318489291। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सी जानकारी। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। ये मिक्स क्वेश्चन है, तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि पॉलिटी से स्टार्टिंग हो रही है तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, या फिर आपको हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो हिस्ट्री होगा। इसमें मिक्स है। आपने सिलेबस को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से देखा होगा। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, और इसके साथ साथ हमारी संस्कृति और विरासत का जो पोर्शन दिया, यातायात का जो पोर्शन दिया है, वो उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो उम्मीद करूंगी आप सभी आंसर करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला सॉरी, अगला बोल दिया। पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 74, ठीक है, बात कर रहा है ये आर्टिकल 74 की, आर्टिकल 74 या आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 78, 74, 75, 76 या 78। प्लीज एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए, जो भी साथी हमें देख रहे हैं। हाँ जी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और मुझे लगता है कि इसको यूपी टेट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और प्रधानमंत्री की मैं बात कर लूं, राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, ये ऐसे टॉपिक हैं कि इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी एक बार आप लोग इसका आंसर करिए। हाँ जी, कितने साथी लाइव है, पहले देखते हैं कितने लाइव है, आंसर कितने लोग कर रहे हैं। ओके, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इसके सही आंसर की। ठीक, जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा आपका
4 लोग देख रहे हैं, आंसर कोई नहीं कर रहा है। तो बात कर ले कि अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये की जाती है आपकी आर्टिकल 75। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एक मिनट भाई ये क्या बन गया? हाँ, ये क्या हो गया भाई? चलो यार, इसी को कर लेते हैं। तुम तो निशान बन गया, हरियाली छा गई, सावन में इनको भी हरियाली चढ़ी है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 75। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख किस भाग में हमें देखने को मिलता है? तो बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री, तो ये भाग 5 में, ठीक है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 74 से लेकर 78 तक हमें क्या देखने को मिलता है? प्रधानमंत्री से संबंधित है जो आर्टिकल देखने को मिलते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 75 के तहत की जाती है। और मेरे प्यारे साथियों, एक चीज मैं जो आपसे कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री में अगर निर्वाचित आ जाए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कभी राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है, और नियुक्ति इसकी होती है 75 के माध्यम से, ठीक है, आर्टिकल 75 के माध्यम से। बाकी आर्टिकल्स को हम देख ले किसके बारे में क्या कह रहा है। तो बाकी 74 के अनुसार मंत्री परिषद का गठन, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है, जिसका मुखिया कौन होगा? उसका मुखिया होगा आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, मुखिया इसका होगा आपका प्रधानमंत्री। और इसके बाद अनुच्छेद 75 की हम बात कर ले। 75 क्या कहता है? 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में ये बात करता है, ठीक। लेकिन अगर हम देख ले आर्टिकल नंबर 76, क्या ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल ये आपका है ही नहीं। इसमें आपका होगा, इसमें होगा कि 76 में बात करता है महान्यायवादी की, ठीक है, महान्यायवादी की। आपसे अगर क्वेश्चन घुमा के पूछना चाहे एग्जामिनर, आपसे खाली आर्टिकल्स की नंबर दे दे, ठीक है, आर्टिकल की नंबर दे दे, और वो पूछ सकता है कि निम्न में से दिया गया कौन सा अनुच्छेद आपका प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चे, तो आप इसका आंसर कर दोगे, हो सकता है कि 78 हो। और देखो सब एक ही क्रम में है, 74, 75, 76, 78, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होना बनता है, और एग्जामिनर का काम ही है, वो आपको हर तरह से कंफ्यूज करना चाहेगा, ठीक है। अब इसमें बात कर ली अगर 78 में, तो 74, 75, 78 ये आपका प्रधानमंत्री संबंधित है। 78 बोलता है क्या? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है 78, ठीक, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखें तो 76 याद रखना, 76 और 77 ये दोनों ही आर्टिकल जो है ये आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड नहीं है। 76 और 77 अलग है। प्रधानमंत्री की बात 74, 75 और 78 करता है, ठीक है, 6 और 7 नहीं करता है, क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखें। कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं कि आप लोग कमेंट्स कर नहीं रहे हो भाई? ठीक है, हाँ देखें 7 लोग देख रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है। मैं उम्मीद करूंगी कि इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करोगे कि नीति आयोग किस में बात कर रहा है, कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है राष्ट्रपति, बी बोल रहा है उपराष्ट्रपति, सी बोल रहा है प्रधानमंत्री, डी बोल रहा है वित्त मंत्री, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो एक बार इसका आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, अगर मैं बात कर लूं नीति आयोग की, पदेन अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री। पदेन इन द सेंस ये होता है कि जो भी व्यक्ति नीति आयोग में प्रधानमंत्री होगा, जो भी प्रधानमंत्री हो ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। क्या है ये नीति आयोग? थिंक टैंक है, सलाहकारी निकाय है, ठीक है। नीति आयोग ये क्या है? एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक। आपसे पूछ सकता है किस प्रकार का है, तो गैर संवैधानिक है और सलाहकारी, इसको थिंक टैंक भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, सलाहकारी निकाय है। गठन इसका कब हुआ है बच्चे? गठन इसका हुआ है 1 जनवरी 2015 को,
ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है घुमाकर कि नीति आयोग का वर्णन, नीति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाए और डी अगर इसमें आता है कि नॉन ऑफ दिस, ठीक है, डी अगर आपके सामने आता है नॉन ऑफ दिस, तो बच्चे आंख बंद करके आंसर करना नॉन ऑफ दिस। नीति आयोग का वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है, नीति आयोग का वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें शासी परिषद में कौन होता है, तो इसका प्रधानमंत्री जो होता है, इसकी जो उसमें से कमेटी होती है ना, उस कमेटी का जो हेड होता है वो हमारा पीएम होता है, ठीक है, उसके हेड होते हैं पीएम। और इसमें शासी परिषद में और कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, हाँ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के सीएम जो होते हैं इसकी शासी परिषद में होते हैं। और साथ ही साथ जो आपके केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार में जहां पर राज्य मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं होती है, तो वहां आपके उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो भी इसमें होते हैं, ठीक। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है नीति आयोग से संबंध कि निम्न में से कौन सा नीति आयोग के में नहीं है। आपके सामने ऑप्शन रख दे, मुख्यमंत्री, राज्यों के उपराज्यपाल, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ऑप्शन नंबर डी डाल दे आपके सामने कि राज्यपाल। तो नीति आयोग के शासी परिषद में राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी वन लाइनर फैक्ट में आपको बनाए जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। हाँ, एक चीज और है, नीति आयोग की अगर मैं बात कर लूं तो इसका फुल फॉर्म बच्चे हमेशा याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। फॉर पेन बेटा चल नहीं रही है सही से, बिकॉज आई थिंक बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म। और मैं इतनी गारंटी आप लोग को देख, नीति आयोग से जो प्रश्न बनेंगे इससे बाहर आपके नहीं आने वाले हैं, ठीक है, नहीं आने वाले। एक प्रश्न बन सकता है कि नीति आयोग से संबंधित सूचकांक, तो जब हम थियरी क्लासेस करेंगे अन्य क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे तो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन से भी आपका सामना कराऊंगी कि पेपर इजी हो चाहे टफ हो चाहे मॉडरेट हो, आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य विधायी संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका है 9, आर्टिकल 244, 244A, आपका 11 है 244, 245, 12 है, इसको हिंदी रोमन में लिखा हुआ है 12 बता दे रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है 10, ठीक है, ये है आपका 11, ये है आपका 12, ये है आपका 14, ठीक है। किस भाग में बात करता है, भाग 12 में 245 से 55, 264 से 300 या 308 से 323। तो जितने भी हमारे भावी शिक्षकगण इसको लाइव देख रहे हैं प्लीज आंसर करने की कोशिश करिए, और सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा जल्दी से बताइए आप लोग। मैं उम्मीद करूंगी आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो चलिए, आंसर नहीं आ रहे, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, चलिए हम दूर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा भाग 11, 245 से 255, ठीक है। केंद्र और राज्य विधायी संबंधों की बात करता है आर्टिकल 245 से 255, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1980, 1983, 1990, 2007। इससे पहले कि इसका आंसर मैं आपको बताऊं या आपसे आंसर मैं पूछूं, तो आपसे क्वेश्चन एक और मैं यहाँ पर बना देती हूँ कि सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया गया था। सरकारिया आयोग यानी कमीशन, सरकारिया आयोग जो है इसका गठन किसके लिए किया गया था। तो आपने अभी चर्चा सुनी थी, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए, ठीक है, ये किया गया था केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार के लिए, ठीक। पर विचार हेतु, ठीक, विचार हेतु इसका गठन किया गया था। अब जल्दी से आप लोग आंसर करिए कि सरकारिया आयोग
सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1980, 1983, 1990 या 2007? देखिए कितने लोग देख रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे। कोई आंसर नहीं कर रहा है। चलिए मैं बताती हूँ। हाँ, सी बता रहे हैं गिरिजेश कुमार मिश्रा जी, बहुत अच्छा। चलिए बाकी धुरंधर हमारे कहाँ पर है? लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, क्यों कंजूसी कर रहे हैं लाइक करने में? चलिए लाइक से ज्यादा मुझे आपके आंसर्स की प्रतीक्षा रहती है। तो मैं बता दूं कि सरकारी आयोग का जो गठन है वो किया गया था, आपका गठन किया गया था 1983 में। ठीक है, 1983 में केंद्र एवं राज्य संबंधों पर विचार हेतु इसका गठन किया गया था। और बात कर ले रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट, इसने रिपोर्ट अपनी कब है जो पेश की थी? इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1988 में। कब की थी? 1988 में अपनी ये रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य थे इसमें 3। ठीक है, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य जो थे इसमें 3 थे। और जिसके हेड थे आपके सरकारिया। अब इनका पूरा एन सरकारिया जी का पूरा नाम जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ हर क्लास में मैं 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चा क्लास से छूटने के बाद उस क्वेश्चन को देखे कि हाँ इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो सकता है। ये मेरी हैबिट है। सो मैं चाहूंगी इस हैबिट को आप लोग भी एक्सेप्ट करिए और क्वेश्चन दिया जाए तो उस पर ध्यान जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है 262, 263, 280 या 365। ठीक है, जल्दी इसका आंसर करिए। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा? अंतरराज्यीय परिषद की बात की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जाती है? क्यों भाई, इतने लोग देख रहे हैं लेकिन आंसर इतने कम लोग कर रहे हैं, क्यों भाई? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? किसके बारे में हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था सरकारी आयोग के बारे में पढ़ा था। इसके पहले केंद्र राज्य संबंधियों के बारे में पढ़ा था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से मैंने जस्ट अभी बताया था कि अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, सरकारी आयोग के गठन के बारे में बात की थी। इसने केंद्र और राज्य संबंधों के पे विचार रखा, गठन हुआ, फिर 88 में इसने रिपोर्ट दी। तो इसने रिपोर्ट में सिफारिश की थी अंतरराज्यीय परिषद के बारे में, और इसी रिपोर्ट के आधार पर आपके अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये स्थापना? जो की गई थी ये की गई थी 1990 में। ठीक है, सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। जरा इसके अनुच्छेद के बारे में आप मुझे बताइए। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा होगा ना? किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो ये की गई थी आपके अनुच्छेद 263 के तहत। और इसका अगर आपसे डेट पूछ लेता है कि भाई इसकी डेट क्या होगी, इसकी स्थापना की डेट क्या होगी, तो जो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जो डेट थी वो थी आपकी 28 मई। हो सकता है आपसे डेट पूछ ले, 27 मई दे दे आपको, 28 मई, 26 मई, 25 मई। ईयर तो जानते हो लेकिन डेट पता ही नहीं है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, यही आप मात खा जाओगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका 263। और अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी 28 मई 1990 को की गई थी। किस आयोग की सिफारिश पर? सरकारी आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, अगला देखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहा है कि उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324, 330, 352, 360। जल्दी बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या होगा? कोई आंसर नहीं कर रहा। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ कि भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर हम बात कर ले तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख संविधान के 324 आर्टिकल नंबर 324 में उल्लेख है। ठीक है, अगर इसकी हम बात कर ले बाकी आर्टिकल्स की तो 330 भी आपने पढ़ा होगा, 352 भी आपने पढ़ा होगा, और आपने क्या पढ़ा होगा? 360 भी पढ़ा होगा। 330 हमसे किस बारे में बात करता है? 330 हमसे बात करता है लोकसभा,
ठीक है, लोकसभा में, यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, ये किसकी बात करता है? SC ST के सीटों के आरक्षण के बारे में ये बात करता है, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ बात करता है। तो ये तो ऑटोमेटिक आपका कट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप इसको कट कर लोगे। उसके बाद आपके सामने अगला आर्टिकल आता है 352 और 360। 352 और 360 की अगर हम बात कर ले, अगर आपने पढ़ रखा है तो 352 और 360 में आपातकाल की बात करता है। ठीक है, आप आपातकाल यानी इमरजेंसी के बारे में भली भांति परिचित होंगे। इमरजेंसी किन आधारों पर लगती है? 3 आधारों पर लगती है, जिसमें से दो आधारों का उल्लेख आपका यहाँ पर किया गया है। 360 की अगर हम बात कर ले, ये करता है वित्तीय आपातकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? वित्तीय आपात। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हमारे देश में आज तक वित्तीय आपातकाल लगा है? हाँ या ना? प्लीज आंसर करिए, हाँ या ना। लगा है? क्यों आंसर नहीं भैया? इतनी आंसर करने में इतनी कंजूसी, इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? बहुत घातक हो जाएगा आप लोगों के लिए ये। ठीक है, हाँ मेरे सभी प्यारे साथी प्लीज, मेरे सभी भावी शिक्षकगण, मैं आप लोग को शिक्षकगण ही बोलूंगी, भावी शिक्षक बनने वाले हैं सभी। हाँ तो इसका आंसर करिए। हाँ कोई आंसर नहीं करा, चलिए मैं बताती हूँ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 324 और LC ST रिवर्स। अब इसका जो 352 है ये बात करता है आपातकाल की। ठीक है, आपातकाल की, राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल की बात करता है। और वित्तीय आपातकाल की बात में कर लूं तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और 360 हमारी बात करता है वित्तीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से अगर आर्टिकल्स आपको याद है, ब्रीफली आपने जान रखा है, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर सही है कि भाई 330 तो ऑटोमेटिक भाई SC ST आरक्षण की बात करता है, 52 60 तो वित्तीय आपातकाल की बात। तो मेरे पास तो बचा 324, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करता है कि उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जब चाहे, प्रधानमंत्री की सलाह पर, संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आप मुझे बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त, हाँ इसके बारे में बताइए। हाँ जी, क्या होगा? बताइए बताइए। थोड़ा मैं गड़ा बैठा हुआ है, इसके थोड़ी सी दवाई मैंने खा रखी है, लेकिन आप लोग को आवाज सुनाई जरूर ना। हम्म अभी हमने आपसे बोला था चुनाव आयोग हम बोले चाहे हम निर्वाचन आयोग बोले, दोनों बात एक ही होती है। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव आयुक्त की, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, कमिश्नर की बात हो रही है। तो इसको हटाने के बारे में बात किया जा रहा है कि इसको, आपने अगर पढ़ा होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको वेतन किसके समान मिलता है? उसको वेतन मिलता है किसके समान मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान उसको वेतन भी मिलता है और सुविधाएं भी मिलती है इसके। और इसकी बात कर ले अगर हम जो मुख्य चुनाव आयुक्त की, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात कर ले तो इसकी अवधि कितनी होती है? ठीक है, इसकी अवधि कितनी होती है? रिटायरमेंट की एज ये होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के समान इनको सुविधाएं दी जाती हैं, जज भी दिया था, उसी प्रकार अगर इनको इसके पद से हटाना हो तो ना इन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है, ना इन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाया जा सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की चीजें प्रधानमंत्री के हाथ में दे दे, राष्ट्रपति के हाथ में, तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई संसद इस पे अपने नियम चलाती है और संसद के नियमों के अनुसार संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है। और इसकी बात हमसे कौन सा आर्टिकल करता है? 324 का क्लॉज 5, आर्टिकल 324 का क्लॉज 5 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, एनी डाउट? आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, मजे से पढ़ो, पॉलिटी मजे से पढ़ो। ठीक है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां 1978, 73वां 1992, 74वां या 1992? कौन सा आंसर होगा? क्या होगा? आंसर करिए। पंचायत के बारे में पढ़ा है ना, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसका सबसे लास्ट चैप्टर मुझे लगता है आपको देखने को मिलता है स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायत का वर्णन कर रखा है। ठीक है, पंचायत का वर्णन कर रखा है। ठीक, आंसर करिए इसका। क्या होगा इसका आंसर? स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करें, किसमें बात की गई है? ठीक है, तो इसकी बात की गई है आपके भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में। लेकिन जब मूल संविधान बना था तब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, इसके लिए संशोधन करना पड़ा और वो संशोधन हुआ था आपका 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में। और इसके तहत भाग 9 में कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? टोल नए 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, 16 अनुच्छेद जोड़े गए और एक अनुसूची जोड़ी गई, नई अनुसूची जोड़ी गई। वो क्या थी? नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें टोटल कितने विषय दिए गए? इसमें टोटल 29 विषय दिए गए। किसके लिए दिए गए? पंचायती राज के लिए। ठीक है, पंचायती राज की बात कर ले। लेकिन चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं आपको बता दूं। क्या इसके पहले भारत में आपने अगर पढ़ा है संविधान इंडियन पॉलिटी, तो क्या आपको किसी आर्टिकल में पंचायती राज की झलक देखने को नहीं मिलती है? अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा यानी नीति निदेशक तत्व पढ़ा होगा और आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ये किसकी बात करता है? अरे पंचायती का बात ही मतलब है कि गांव की पंचायत, गांव के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 किसके बारे में करता है? ये बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी जान लो। जरूरत इसकी इसलिए पड़ी बच्चे क्योंकि भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता उपरांत भारत कृषि प्रधान देश है, आत्मा भारत की गांव में बस्ती, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। ठीक है, वो इसके बारे में बात करते तो, और ये गांधीवादी सिद्धांत से ही प्रेरित था आपका अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। लेकिन जब सरकार द्वारा 1952 में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब चलाया गया तो वो फेल हो गया वो। उसके बाद तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस कार्य की समीक्षा करने की जरूरत है। तत्कालीन उनके आदेश पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इसका गठन होता है आपका बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में इसका गठन होता है। और बलवंत राय मेहता समिति ने जब इसकी समीक्षा की सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो उन्होंने पाया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के आधार पर बताया कि भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम फेल सर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय सुशासन की कमी है। ठीक है, उन्हें सामाजिक अधिकार तो है बट उन्हें राजनीतिक, संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार उनके पास नहीं है। दैट्स वाई आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये फेल हो रहा है। ठीक उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद हमारे यहाँ गठन होता है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 आता है और उसके आधार पर फिर हमें पंचायती राज का क्या मिलता है? संवैधानिक दर्जा देखने को मिलता है। गांव में पंचायतें होती थी, ग्राम पंचायतों का गठन भी था, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की बात की, 3 लेयर की बात की थी। किसकी बात की थी? 3 लेयर की बात की थी। ठीक है, ग्राम स्तर, मध्य स्तर, ठीक, ग्राम स्तर, मध्य स्तर और किसकी बात की थी? ग्राम, मध्य और जिला परिषद। ठीक है, जिला स्तर, 3 स्तर पर इन्होंने स्थानीय स्वशासन की बात की थी। और इसी के बाद 73वां जब जोड़ा गया तो उसके बाद से पंचायती राज में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 9 कम है। ठीक है, अनुभाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची के तहत इसको 29 विषय दिए गए और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, गौरव नागर, बहुत अच्छे। हाँ, आंसर इसी प्रकार करिए आप लोग, आंसर इस प्रकार करिए आप लोग, अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं सभी से कहूंगी बच्चे, अगर ईमानदारी से मैं आप लोग के लिए कहूँ, मेरा ये मकसद कतई नहीं है
कि मैं आप लोग को गुमराह करूं, या मुझे सिर्फ आपके बैच बेचने या हमारी टीम को बैच बेचने या अपना प्रचार प्रसार करने नहीं, सही सलाह दूंगी। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी, कोर्स कहीं से भी लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको जहां जहां फ्री में मिले आप सब जगह प्रैक्टिस करो, ठीक है। और यहाँ जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, खासतौर से मैं अपना बता लूं, हमारी टीम, पूरी टीम बहुत प्रैक्टिस कराती है, वो भी एकदम सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार कराती है। मैं इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि जो पॉलिटी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो इंडियन हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं यहाँ पर संस्कृति विरासत के क्वेश्चन करा रही हूँ, जो मैं इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन करा रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक चीज ये भी जान लो, बाहर क्वेश्चन अगर आया तो समझ लो सिलेबस से बाहर आ रहा है, ठीक। पढ़ाना उस दिन मैं छोड़ दूंगी, गारंटी। और इंडियन पॉलिटी की गारंटी खुल के लेती हूँ। इससे ज्यादा अगर बाहर से क्वेश्चन दे तो मुझे बता दे, कोई कमेंट जरूर करना कि हाँ मैम आपका ये पढ़ाया नहीं आया था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ, पंचायती राज संस्थाओं की बात हो गई, ठीक। अब देखो, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई, ठीक है। ये किस राज्य में लागू हुई, तो ये आपकी लागू कहां पर हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। बच्चों अभी मैंने बात की थी पंचायती राज। पंचायती राज के अंतर्गत मैंने आपको अनुच्छेद 40 के बारे में बताया था, ठीक है। अनुच्छेद 40 के बारे में बताया था, और इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो ग्राम पंचायतों का गठन किसका स्वप्न था, महात्मा गांधी जी का। गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित था, और वो चाहते थे कि ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक तीनों रूप से समान अधिकार मिले, ठीक। उनकी इसी बात को ध्यान रखते हुए जब पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया तो सबसे पहले इसको राजस्थान में लागू किया। और राजस्थान का कौन सा जिला था, वो था आपका नागौर, ठीक है, वो था आपका नागौर। और तिथि पे ध्यान देते हैं बच्चे इसके कि जिसकी तिथि थी क्या थी, वो थी आपकी 2 अक्टूबर 1959। क्या आपके दिमाग में कभी आया कि 2 अक्टूबर ही क्यों चूज किया गया, 15 अगस्त भी चूज कर सकते थे, 26 जनवरी भी चूज कर सकते थे, 2 अक्टूबर को ही क्यों किया, क्योंकि पंचायती राज को ग्रामीण भारत को सशक्त करने का स्वप्न जो था वो महात्मा गांधी जी का था। और उन्हें जब उनका ये सपना सच हुआ तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि भाई ये गांधी जी का सपना है, तो सबसे पहले अगर इसको हम लागू करेंगे तो उन्हीं की जन्म तिथि पर किए गए, उनकी जन्म तिथि, और उस दिन गांधी जी की 90वीं, ठीक है, 19th बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी। दैट्स वाई इस तिथि को चूज किया गया, ठीक है। और यहाँ के लागू कब से किया गया, लागू किया आपका 2 अक्टूबर 1959 से। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया। मैंने बच्चे अभी आपको बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ जानने की जरूरत है। ये है आपका 11वीं अनुसूची। लेकिन जो 12वीं अनुसूची आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें भी कार्य हुआ है। इसके अंतर्गत 9 का, ठीक है, 9 का में कितने टोटल 18 अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। और 11वीं अनुसूची जो आपकी जोड़ी गई वो 74वें, किसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये भी हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था। और इसके द्वारा नगर पालिकाओं को, ये ग्राम की बात करता है, यहाँ नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 11वीं और 12वीं आपको दोनों देखने को मिलेगी। 11वीं आपका 9 में है, भाग 9 में है, 12वीं आपका 9 क में है, ठीक है। क्लियर, नो डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अब आ गए हिस्ट्री के क्वेश्चन, जरा समझदारी से काम लीजिएगा बंधुओं, ठीक है। स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है, डर जाते हैं, डरना नहीं है वैसे आप लोग को, ठीक, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छे, हाँ बहुत 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 बढ़िया वीवीएस। हाँ बहुत, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन था। हाँ भाग, हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल जन्मदिन था, 90वें जन्मदिन था। और गांधी जी का जन्मदिन भी इसीलिए चूज किया गया क्योंकि ग्रामीण भारत को सशक्त करना ये गांधी जी का स्वप्न था, और ये उन्हीं की भावना से प्रेरित था, इस कारण इस तिथि को चूज किया गया। चले अब इसमें पूछता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरगिस कादिर को नवाब घोषित किया। तीसरा बोलता है कि लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का सफल नेतृत्व किया, जिसे बाद में ब्रिटिश अधिकारी जनरल नील ने पराजित किया। अब जरा स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 1857 की क्रांति सीधा सीधा आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, और ये वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है।
आपने पढ़ा होगा स्थान और क्रांतिकारी नेता। तो 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, इलाहाबाद की बात कर ले, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने बात किया था। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि लियाकत अली ने जो इलाहाबाद में इसका प्रतिनिधित्व किया था, उसके विद्रोह को क्या किस जनरल नील ने पराजित किया था? हाँ या ना? क्या होगा इसका आंसर? 10 सेकंड का समय लीजिए, आंसर करिए। हम्म बताइए बताइए। दिख क्यों नहीं? कॉमन क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई? इस पे भी नहीं दिख रहा है। हम्म हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर आप लोग दे रहे हैं, हाँ ठीक ठीक, चलिए। तो इसका जो आंसर होगा मैं बता दूं आपको, ये दोनों ही आपका सही है। ठीक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था और अल्पवयस्क बिल्किस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। वो कूद गई थी स्वतंत्रता संग्राम में। लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया था, लेकिन इसके विद्रोह का दमन किया था जनरल नील ने। और कब किया था? ये किया था 16 जून, कुचल दिया गया था इसको 16 जून 1857 को। और आपका कौन सा कथन सही? इस प्रकार आपका ए और वो बी कथन दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कथन कहता है कि महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा हिंसा के तुरंत बाद बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को पूरी तरह वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्या होगा? हम्म प्रीति गुप्ता बहुत अच्छे, बी बता रहे हैं। हाँ हाँ जी, बी बता रहे हैं। क्या होगा? क्या इसका आंसर होगा? हम्म 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 किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई? चलो, पॉलिटी नहीं पसंद आ रही थी, हिस्ट्री पसंद नहीं आ रही है। हाँ जी, बताते इसका सही आंसर क्या होगा? कि महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा हिंसा के तुरंत बाद बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को पूरी तरह वापस ले लिया। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हिंसा होने लगी थी और गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि आंदोलन हिंसा का रूप ले। क्योंकि पुलिस चौकी में आग लगाने के कारण क्रांतिकारियों द्वारा 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। और चौरी चौरा घटना की बात कर ले तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। हाँ बिल्कुल सही, और उन्हें गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते इन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। दूसरा बोलता है कि गांधी इरविन समझौते के तहत सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा करने पर सहमति दी, चाहे उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया हो या नहीं। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, हाँ पहला सही बोल रहा है। गांधी जी ने मात्र सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? वो थे आपके, तीनों में भाग किसने लिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब बात कर ले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था सितंबर से लेके दिसंबर 1931 तक हुआ था। ठीक है, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा बोलता है गांधी इरविन समझौते के तहत सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा करने पर सहमति की, चाहे उन्होंने हिंसा का। ये आपका गलत हो जाएगा।
जिन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया था, सिर्फ उनको रिहाई मिली थी, सबको रिहाई नहीं मिली थी। इसलिए आपका केवल कथन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए थे। कौन सा कथन सही है? एक या दो? दोनों ना तो एक ना तो। जल्दी से आंसर करो, इसका क्या आंसर सही होगा? हाँ जी, आंसर करिए। क्या होगा? तो ये आपकी बात कर ले कराची अधिवेशन की। कराची अधिवेशन आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका कराची अधिवेशन जो हुआ था बच्चे, ये हुआ था आपका 1931 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये सही बोल रहा है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए थे। ये भी इसका स्टेटमेंट आपका सही होगा। सो दैट आपका ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है, सी है, वो बिल्कुल सही। 1 और 2 कथन दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। समाज सुधारक और उनकी संस्थाओं के बारे में बात कर रहा है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा राव फुले। आप लोग के लिए सबसे इसमें इजी होगा राजा राम मोहन का आत्मीय सभा। ठीक है, पहले का आपका 1 का 2 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। ठीक है, 1 का 2। बी क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी आर्य समाज की। बी का 1, चलो ये भी मिल गया। सी बोलता है कि स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन। कहां पर है ये आपका रामकृष्ण मिशन? ये है आपका कोलकाता में। कोलकाता में। और इसने इन्होंने अपने जो उनके गुरु थे, स्वामी कौन थे? नाम याद कर लीजिएगा, खुद के बताइए मुझे। उनके आदर्शों का पालन करने हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ज्योतिबा राव फुले की बात कर ले, सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो सी का 4 और 3, डी का 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग अच्छे से? अगला क्वेश्चन देखो। समाज सुधारक और उनके द्वारा स्थापित समाचार पत्र पत्रिकाएं। आपके टॉपिक में सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है भारतीय समाज सुधारक। ये वहीं से क्वेश्चन आपका बना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ध्यान दो। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? संवाद कौमुदी। ठीक है, ए का हो जाएगा आपका 3, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा है? बहुत फेमस है, आप सभी जानते होंगे, हरिजन नामक समाचार पत्र। हरिजन, बी का 4। सी बोलता है बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र पत्रिका थी? ये था आपका केसरी। लेकिन केसरी नहीं थी, इसके साथ साथ एक और था, मराठा भी था, लेकिन यहाँ सिर्फ केसरी के बारे में बात हो रही है। मराठा जो था आपका, ये मराठी में था और केसरी आपका अंग्रेजी में आता था। तो ऑप्शन नंबर ए का 3, B4, C2, D1, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब बताओ, हाँ ये हो गया। अब इसमें पूछ रहा है, कथन पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और हिस्ट्री पढ़ने वालों का बहुत अच्छा है, ये बहुत है जो फेवरेट टॉपिक होता है ये। ठीक है, आधुनिक भारत, इसमें आपने पढ़ा होगा। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? टोटल इसमें 3 थे। ठीक है, जिसके आपके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सही बोल रहा है, बोल रहा है कि क्रिप्स मिशन ने भारत को तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता देने और अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा था। अंतरिम सरकार के गठन के बारे में बात की थी, लेकिन तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता की बात बच्चे नहीं कही थी। ठीक है, तुरंत हम आपको आजाद कर देंगे ये नहीं बोला था। इन्होंने ये बोला था कि आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देते हैं तो अंतरिम सरकार का गठन, उसके बाद जितनी देशी रियासतें हैं उनके लिए ये छूट दी जाएगी, क्या है, चाहे वो ब्रिटिश में सम्मिलित हो, चाहे वो स्वतंत्र रहे, चाहे वो भारत में सम्मिलित हो। ठीक है, ये चीजें थी। तो आपका जो हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 1, केवल कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, क्लियर? चलिए, हाँ, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेम वही है, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत, अब ये आपका आ गया हमारी संस्कृति और विरासत से संबंधित क्वेश्चन है। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास, तुलसीदास, सूरदास या वाल्मीकि? बताइए कौन है इसके रचयिता? मेघदूत के रचयिता की बात कर ले तो इसका रचयिता कौन है?
इसका रचयिता है आपके कालिदास। ठीक है, मेघ, मेघ का अर्थ क्या होता है? मेघ का अर्थ होता है बादल, दूत का अर्थ होता है मैसेंजर। तो इसका कालिदास इसके रचयिता। और इसमें क्या, एक यक्ष अपनी पत्नी के पास एक लेटर भेजता है या संदेश भेजता है बादल को एक संदेश के रूप में कि तुम जाओ मेरी पत्नी के पास और मेरा संदेशा उस तक पहुंचाओ। उसी पर आधारित है ये आपका कालिदास का मेघदूत, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मेघदूत। ठीक है, क्या बड़ा बादल, अगर सोचो क्या कल्पना है कि बादल मैसेंजर बन जाए। हालांकि इस वक्त में भी हो जाता तो शायद टेलीफोन की इतनी सुविधा ना पड़ती, लेकिन विचार है, इंसान चाहे तो क्या से क्या नहीं सोच सकता है। ये हो जाएगा आपका कालिदास। ठीक है, अगला देखो, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया था? किस वर्ष गाया गया था बता सकते हैं आप लोग? आंसर करिए। तो ये गाया गया था आपका पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। हलवा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ भूलने लायक बचा है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आंसर बहुत कम कर रहे हो भाई आप लोग, क्या बात है, बड़ी धीमी गति से आंसर आ रहे हैं। चलिए, प्रीति जी, बाकी लोग जो आंसर कर रहे थे कहाँ गए? अगला देखो, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। बड़ा फेमस है, मैं इस जगह गई भी हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है, आप जाके देखिएगा। हालांकि मैं हूँ तो हिंदू, मैं ही जैन हूँ, लेकिन गई उस तरह के मंदिरों में आप जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। और उस समय की जो कलाकारी देखिए ना, मन को मोह लेती है। तो अगर हम बात कर ले दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये आपका कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में, माउंट आबू की पहाड़ियों में है ये आपका। ठीक है, माउंट आबू की पहाड़ियों में है। ठीक है, और इसके बात कर ले अगर हम, इसको बनवाया किसने था जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। बनाया किसने था इसको? इसको बनवाया था जो चालुक्य राजवंश। ठीक है, चालुक्य राजवंश था, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ना, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य राजवंश के किसने बनवाया था? ये चालुक्य राजवंश के जो ये थे बनवाया था, चालुक्य राजवंश के मंत्रियों ने, मंत्री परिषद ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, बाद में शुंग काल में सातवाहन जो वंश हुआ, शुंग काल में सातवाहन वंश जो हुआ, उसने इसका जो तोरण, तोरण जानते हैं ना, तोरण मीन्स क्या होता है? प्रवेश द्वार, उसका निर्माण उन लोगों ने करवाया था। तो तोरण निर्माण करवाया था सातवाहन राजाओं ने। ठीक है, तोरण सातवाहन राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। ये एडिशनल जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो अगर हम कथक की बात कर ले तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र का क्या है? केरला का क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, कथकली। केरल का है आपका कथकली। ठीक है, ओडिशा का है ओडिसी, आंध्रा का है कुचिपुड़ी, और उत्तर प्रदेश का आपका है ये कथक है। ठीक है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का। ये कहाँ का रिलेटेड है? ये है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला देखो आप, सांची के स्तूप के बारे में बात कर रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त? जल्दी आंसर करो। जल्दी आंसर करो, इसका क्या होगा आंसर? ठीक है, कोई आंसर नहीं कर रहा है, बहुत बहुत सुस्त है भाई आप लोग, कैसे बनोगे? हाँ, कैसे बनोगे? बाप रे बाप। तो इसका निर्माण जो करवाया था आपके सम्राट अशोक ने कराया था 3rd सेंचुरी यानी तीसरी शताब्दी में। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया था। क्यों इतनी कंजूसी हो रही है भाई? अगला क्वेश्चन देखो, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव कौन सा विभाग करता है? आपका एक टॉपिक दिया हुआ है यातायात, यातायात नामक एक टॉपिक दिया हुआ है ना बच्चे, तो यातायात से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। तो यातायात में पूछ रहा है कि नेशनल हाईवेज का निर्माण और रखरखाव कौन करता है? तो ये करता है आपका रेलवे, तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है। ठीक, राज्य पीडब्ल्यूडी करे, पीडब्ल्यूडी निर्माण का कार्य करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये नहीं करता है, ये इसके अधीन कार्य करता है, लेकिन इसका देख रेख करता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देते हुए चलो। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा के सिलेबस से बाहर नहीं, और क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, ये भी जान जाओ।
भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर ले, जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या विनिर्माण? तो बच्चे अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है, सिलेबस में है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आएगा। क्या पता, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि उन 10 नंबर फिलहाल जो भी है कि हम उससे इतने क्वेश्चन पूछेंगे से, क्या पता आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन को घटा दे, हिस्ट्री के क्वेश्चन को घटा दे और सीधे आपके इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को बढ़ा दे। उठा के दे दिया उसने 5-6 क्वेश्चन, लंका लग जाएगी उसी टाइम। इसलिए हर टॉपिक को बच्चे ईमानदारी से पढ़ो और अपनी पकड़ बना के रखो, ठीक है। तो इसमें जो आपका तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि आता है, दूसरे में आता है आपका उद्योग आता है, और सबसे ज्यादा आपका तृतीय क्षेत्र इसका योगदान करता है हमारे जीडीपी में, ये होगा 58%। कितना करता है? 50। ये अभी का आंकड़ा है, हमेशा का आंकड़ा नहीं, आंकड़े बदलते रहते हैं आपके, ठीक है। चलो, भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? अगर मैं बात कर लूं भारत की पहली रेल, ये तो सभी ने पढ़ा है, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, लेकिन किसान रेल ये आपकी कोविड के दौरान चलाई गई थी। ये कहां से चलाई गई थी आपकी? ठीक है, ये चलाई गई थी आपकी देवली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, इसके बीच, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्व बैंक? बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो जान लो, बैंकों का बैंक बोलते हैं आपके भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1935 में, ठीक है, 1935 में। बाकी डिटेल्स हमारी जब क्लास चलेगी ना, आप हमारे वहां पर बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया जाएगा, मैं खुद पढ़ाती हूँ, एसएसटी मेरा पार्ट है, एसएसटी में मैं आपसे टकराने वाली हूँ आपसे, तो तैयार रहिएगा, हर क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे जुड़ी है? जल मार्ग, वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग या रेलवे नेटवर्क? अगर मैं बात कर लूं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में, तो ये आपकी आई थी 1999 में। तत्कालीन हमारे जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये लाई गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके अंतर्गत क्या किया था? राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के 4 शहरों को, जो 4 हमारे महानगर है, ठीक है, चारों को जोड़ने का कार्य किया था, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ये चेन्नई, ये चारों जो महानगर, इनको जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लाई गई, जिसका नाम रखा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। हाँ जी, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो चलिए, इसके साथ ही समाप्त हो गया, इसके साथ ही आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, डेली प्रैक्टिस सेशन में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जा रहा है। फ्री में कोई चीज बचती, हलवा पूड़ी आप लोग फ्री में खा लेते हो, कचौड़ी फ्री में खा लेते हो, लेकिन फ्री की प्रैक्टिस से बच्चे इतना क्यों भागते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, ठीक है।